तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आपको जो है वो फ्रॉम द इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, जो हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फैकल्टी का सब्जेक्ट है, वहाँ से भी देखने को मिलेंगी। सो दिस इज अ कलेक्टिव लेक्चर। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपोनेंट तो एग्रोनॉमी का था, लेकिन मैंने ऑन द रिक्वेस्ट जो है वो ये अपने पास रखा था कि क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉइल साइंस में भी टच होती हैं। सो in this lecture we will try to understand about what are the crop water requirements। ठीक है, तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनको किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, एरीगेशन का क्या पर्पस होता है, एरीगेशन क्यों की जाती है, कौन से उसके बेसिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें फील्ड में जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकली बड़ी इंपॉर्टेंस का है, और जो में हमारे पार्टिसिपेंट्स आने ज्वाइन नहीं कर रहे, सो दे विल बी एट अ वेरी ग्रेट लॉस, क्योंकि ये एक ऐसा लेक्चर है जिसके पास भी वो हमारा जो पास पेपर है कमीशन का, उसके अंदर आप देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक में से जो है वो आए हुए थे। सो दिस दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, एंड आई बिलीव दैट आई विल डू जस्टिस टू दिस। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना आपको जो है वो अच्छे से समझा सकूं, उतना समझा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट जर्नी। ओके, सो पहले सबसे पहले जो चीज़ हमें इसके अंदर जो है वो पढ़नी है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एरीगेशन का जो है वो क्या स्टेटस है। आई बिलीव के आपको जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर जो है ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, कितने बैराज हैं हमारे पास, कितने डैम्स हैं, कितने फिर उनमें से जो है वो कैनाल्स निकलते हैं, एंड देन हाउ मेनी वाटर कोर्सेज वी हैव। तो वो तो आपको एक एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हो सकता है कि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत रिपीट हो जाए। तो ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो क्लाइमेट है वो ही जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, हम बार बार जो है ये बात पढ़ रहे होते हैं कि भाई द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज सब ट्रॉपिकल, एरिड भी होता है एंड टू सम सेमी एरिड होता है, यानी कि मोर देन 90% जो पाकिस्तान का जोग्राफिकल एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिड से सेमी एरिड के दरमियान जो है वो फॉल करता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब ये है कि ना वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एरिड भी होता है। एरिड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो है वो खुश्की जो है वो ज़्यादा हो, बारिशें कम हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि खुश्की का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर पानी नहीं है। दिस इज नॉट कंसर्न विद द वाटर स्पेसिफिकली। ये जो हम जोन्स बनाते हैं ट्रॉपिकल, एरिड एंड सेमी एरिड, ये बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, एंड जो आपका जो है वो मीन टेम्परेचर जो होता है उसकी बेसिस पे इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है कि भाई इस मंथ के अंदर जो है वो मीन टेम्परेचर ये रहा और रेनफॉल जो है वो ये रही। तो पाकिस्तान की अगर क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो जनरली सब ट्रॉपिकल एरिड से सेमी एरिड के दरमियान जो है वो फॉल करता है। पूरे पूरे मुल्क में नहीं है, जो हमारे पास 90% जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है क्लाइमेट का, जो कि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को ओवरऑल पाकिस्तान में आजकल जो है वो इम्पेक्ट कर रहा है, वो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, हमारे पास चूंकि जो है हमारा सीधा हमारा जो वेदर है वो कुछ इस टाइप का है कि हमारी जो जियोग्राफी है या हमारा जो हम जिस खिते में बसते हैं वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर जो है वो बारिशें बहुत कम होती है। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ा क्लाइमेटिक फैक्टर बन के जो है वो सामने आता है जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वैसे ही आजकल एक जो है वो ट्रम जो है वो बहुत ज्यादा हर जगह पर यूज हो रहा है, एंड दैट इज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज पहले ही हम जो है वो प्रॉब्लम में आ रहे थे, अब ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने भी आके जो है वो अपने असरात डालना शुरू कर दिए। तो ये जो रेनफॉल का अमाउंट जो है वो लिमिटेड जो हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर काफी ज्यादा हद तक जो है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप क्रॉप को पानी नहीं देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे, और ऊपर से आपके पास इतना जो है वो एडिशनल इरिगेशन वाटर भी नहीं है। ठीक है, अब पहले तो ये कहते थे हम कि भाई रेनफॉल नहीं हो रही, लेकिन पिछले 2-3 सालों को अगर हम देखें
तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो जनरली हाई रेनफॉल की वजह से डैमेज हुए हैं। ठीक है, वी हैव बीन विटनेसिंग फ्लड्स, हैवी रेनफॉल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो देखें, ये बात एक जो है ना वो याद रखें कि ये जो फ्लड्स आए हैं, ये फ्लड्स रोज नहीं आते। ठीक है, या ये फ्रीक्वेंटली फ्लड्स नहीं आ रहे पाकिस्तान में। हो सकता है कि किसी के जहन में ये क्वेश्चन हो कि सर कह रहे हैं कि भाई रेनफॉल कम होती है और ऊपर से तो इतनी ज्यादा हो रही है। तो ये देखें, ये जो बात की जा रही है ये एवरेज लेकर बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमाउंट इतना भी नहीं है कि आपके एक सूबे की जो है वो एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सके। आपके पास 4 सूबे हैं, ठीक है, उनमें से अगर एक भी सूबा हम ये कहें कि भाई ये टोटली जो है वो रेनफॉल पर होता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इतना ज्यादा जो है वो हमारे पास रेनफॉल जो है वो कम होती है। एंड देन वी हैव टू हेविली रिलाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से जो है वो हम अपने जो है ना वो क्रॉप्स को एरीगेट कर सके। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल का भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न है। ठीक है, जनरली जो 75% या 3 पार्ट्स, वो एक मखसूस टाइम फ्रेम में होती है जिसको हम कहते हैं मूनसून। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो बारिशों का स्पेल आता है जनरली वो गर्मियों के टाइम पर आता है और उसको हम कहते हैं मूनसून। ठीक है, 75% साल में जितनी भी बारिश होती है किसी भी खत्ते के अंदर पूरे पाकिस्तान में, वो इन्हीं मूनसून के पीरियड में होती है, जो कि जुलाई से सितंबर के दरमियान जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इन टाइम्स पर अगर आप देखें तो इन टाइम्स पर हमारी सिर्फ एक ही क्रॉप लग रही होती है, जो होती है राइस। ठीक है, और राइस भी हम थ्रू आउट द कंट्री कल्टीवेट नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी की हमारे पास वैसे ही शॉर्टेज है। रेनफॉल का भी कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास इस साल बारिश कितनी होगी। हम बोल तो वाला जो डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ये बता तो देता है कि इतनी बारिश मुतवक्के है, लेकिन उतनी होती नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो पहले ही जो है वो रेनफॉल हमारे पास कम है, ऊपर से जो रेनफॉल हो रही है वो एक मखसूस टाइम फ्रेम में होती है। 5% जो बारिश आपकी पूरे साल में होनी थी वो 3 महीनों के अंदर हो जाती है, तो फिर आपके पास आगे क्या बचेगा। और इस वक्त सिर्फ एक ही क्रॉप हमें जो है वो नजर आती है, वो होती है राइस, और ऊपर से होता है आपका जो है वो कॉटन। ठीक है, अगर कॉटन के अंदर ज्यादा रेनफॉल हो गई तो आपकी पूरी की पूरी जो कॉटन की क्रॉप है वो तबाह हो जाएगी। राइस के अंदर ये है कि राइस अगर नर्सरी से जो है वो बाहर निकल गया है और उसको जो है वो बीज से, तो उसमें जो है वो आपको जो है ना वो चांसेस होते हैं। लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम कि हम जो है वो हमारे पास खरीफ में आता है रेनफॉल। ठीक है, मानसून जो है वो हमारे पास खरीफ में आता है प्रैक्टिकली। तो खरीफ का भी जो है वो थोड़ा सा ऐसा आता है, उसके बाद हमारे पास सेल्डम रेनफॉल होती है, कभी हो गई कभी नहीं हो गई। तो ये जो है दिस दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द कंट्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें फिर जो है वो एरीगेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। एरीगेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एरीगेशन। वाटर एप्लीकेशन के 2 तरीके होते हैं, एक नेचुरल है, ठीक है, दूसरा है कि आप जो है ना वो आर्टिफिशियल करें। तो नेचुरल तो रेनफॉल है, ठीक है, रेनफॉल हो गई या स्नोफॉल हो गई। स्नो स्नो में भी ये होता है कि भाई स्नो जब हमारे पहाड़ों पर गिरती है तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो पिघलना शुरू होती है एंड अल्टीमेटली वो आके जो है वो दरिया सिंध में, सॉरी रिवर इंडस में गिरती है। एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम कि हमारे पास बारिशें कम होती है, दूसरा जितनी होती हैं वो एक मखसूस स्पेल में होती है। हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बारिशों का। कभी कभार आप देख रहे होते हैं सर्दियों में भी हो जाती है, कभी कभार तो गर्मियों में भी नहीं होती। अब इस साल मुतवक्के था कि बहुत ज्यादा बारिशें होगी लेकिन हुई नहीं है, नो रेन ओवर हेयर। तो क्या करेंगे हम, हमें क्रॉप्स भी तो कल्टीवेट करने हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि भाई अब चूंकि ये जो मानसून का जो स्पेल होता है इसमें बारिशें एक साथ बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो इसमें एक और भी नुकसान है। एक तो अगर आपकी क्रॉप जो है वो छोटी है या उसको ज्यादा पानी मिल जाता है तो वो तो सीधी सीधी जल जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट बारिश हो जाती है तो क्रॉप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, और उसके अंदर जो है वो रन ऑफ और परकोलेशन थ्रू रूट जोन के जो लॉसेज हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। हम हमेशा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कर रहे होते हैं कि भाई छोटे छोटे स्पेल्स में बारिश हो, ठीक है, भले रोज हो लेकिन थोड़ी थोड़ी हो।
उससे ये होता है कि पानी जो है वो आपकी जमीन के सरफेस पे खड़ा नहीं होता। जब आपकी सॉइल की सरफेस पे पानी खड़ा नहीं होता तो आपके पास जो रन ऑफ लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब अगर रन ऑफ हो जाता है तो रन ऑफ में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई आपकी तो आपकी फर्टाइल सॉइल भी लेकर जा सकता है। ठीक है। तो हम किसी बात में खुश नहीं है, अगर बारिश होती है तब भी हमारे लिए मसाइल है, नहीं होती है तब भी हमारे लिए मसाइल है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों इतना जो है ना वो नहरी पानी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। हमेशा सुन रहे होते हैं टीवी में, अखबारों के अंदर, रेडियो के ऊपर, सोशल मीडिया पे कि भाई पानी नहीं है, पानी नहीं है, दरिया सूख गए हैं, ये हो गया है। दिस इज बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन रिवर वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। बहुत कम तादाद में जो है वो हम एग्रीकल्चर को रेनफॉल या नेचुरल मीन्स में जो है वो कल्टीवेट करते हैं। हमारा बहुत ज्यादा एरिया जो है वो एरिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो PCRWR की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई 2025 के बाद पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं होगा। ठीक है, वो रिपोर्टेड है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। लेकिन थैंक्स टू द अलमाइटी अल्लाह कि लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए हैं उनमें ये हुआ है कि हमारा जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो इतना चार्ज हो गया है कि अब हम जो है वो 6 से 7 साल आगे भी जो है वो आराम से जो है वो गुजार सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। जब तक हम जो है वो अपना कोई अल्टरनेटिव जो है वो नहीं ढूंढते तब तक जो है वो हम इस जो है ना वो रिस्क पे लगे रहेंगे कि भाई कल को हमारा जो पानी है वो कम हो ही सकता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे पास हाई टेम्परेचर है। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे पास, क्योंकि हम हैं ही खुश्क और नीम खुश्क इलाकों के जो है ना वो बाशिंदे। ऊपर से हमारे पास रेनफॉल बहुत कम है। पूरा साल हमारे पास जो है वो सनलाइट फुल पीक पे होती है, क्लाउडी वेदर हमारे पास बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि भाई हमारे पास जो पाकिस्तान के क्लाइमेट के अंदर या टेम्परेचर सॉरी वेदरिंग कंडीशंस के अंदर जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू दोज व्हिच आर ग्रोन इन माइल्ड और कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। व्हाई वी आर वेरी बिहाइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम जो है वो रेनफॉल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्लांट्स के अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। जब वो बढ़ जाएगा, सॉरी, जब वो बढ़ जाएगा तो प्लांट्स क्या करेंगे? गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो प्लांट्स अपने आप को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो सॉइल से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरी हमारी जो सरफेस पे पानी होता है वो ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव है कि हम जाके शॉवर ले लेते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी अपने आप को या अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट्स जमीन से पानी हासिल करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म में उसको यूज करते हैं, और जो बकाया पानी होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स उनके लीव से एवापोरेट हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये ही प्रॉब्लम है। गर्मी ज्यादा होगी तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो पानी चाहिए टू कीप देयर सर्वाइवल। अब हमारे पास तो पानी है ही नहीं, हमारी सॉइल्स ड्राई हुई पड़ी हैं। अब अगर हम क्या करें कि अगर हमारे पास रेनफॉल भी नहीं होता तो फिर हमें टोटली डिपेंडेंट रहना है आर्टिफिशियल इरिगेशन के ऊपर। और वो भी हमारे पास जो पानी है वो बाराबंदी में आता है, वो सिस्टम है वो आपके पास जो है वो ब्रिक्स में आता है। 15 दिन का गैप है, 20 दिन का गैप है, कहीं कहीं पर 2-2 महीने का गैप है, कहीं कहीं पर तो पहुंचता ही नहीं है। हमारे जो लो लाइंग एरियाज है जैसे बदीन हो गया, टंडो मोहम्मद खान हो गया, सुजावल है, ठट्टा है, वहां पर जो लो लाइंग एरियाज है जहाँ पर जाके ये पूरी की पूरी जो है पट्टी जो है वो खत्म होती है, वहां पर टेल एंडर्स जिसको हम कहते हैं कि भाई पुछड़ के जो हमारे पास फार्मर्स है वहां तक पानी पहुंचता ही नहीं है। दे डोंट हैव इवन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उनके पास तो पीने का पानी नहीं है, वो इसी पर रिलाय करते हैं और वहां तक पानी जाता नहीं है। सो हाउ वी विल जो है ना वो कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं? टेम्परेचर यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, आप इस टेम्परेचर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, क्या कंट्रोल करेंगे? हम तो ऊपर से इसको बढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास जो है वो एयर कंडीशंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन के पीछे भाग रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो है वो टूट टूट कर हमारे जो है ना वो शहरों में पड़ी हुई है।
हमारा जो मेजर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो हमने शॉपिंग मॉल्स को दे दिए। नॉट ओनली इन सिंध बल्कि पंजाब में भी अब जो है ये वायरस लग गया है। मुल्तान का इतना बड़ा फर्टाइल जो है वो बेल्ट था, जहाँ पर उनकी जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन मैंगोज हो रहे थे, वहां पर आई थिंक कोई जो है ना हाउसिंग स्कीम जो है ना वो शुरू कर दी गई है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी पीपल। We don't think about nature, we don't think about our future generations, we think about only ourselves कि हम क्या कर सकते हैं बस। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक तो टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा है, ठीक है, हम रो रो के थक गए हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज आ गया है, हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मीन टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हर साल नहीं बढ़ा तो हर 5 साल में 3 तो कम से कम बढ़ेगा। तो हाउ वी विल डू दिस? ये क्लाइमेट चेंज ही तो है कि आपके पास जो है वो सर्दियों में जो है वो बारिशें हो रही हैं, सऊदी अरब के अंदर बारिशें हो रही हैं, दुबई के अंदर बारिशें हो रही हैं। दिस इज ऑल द क्लाइमेट चेंज। तो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ ये बड़ा मसला है कि एक तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर गर्मियों में वी कैन गो अप टू द 50 से भी ऊपर चले जाते हैं। जैकमाबाद, लड़काना 50+ होता है वहां पर। 42, 43, 44 तो हैदराबाद का रहता है। ठीक है, ऊपर से फिर हमारे पास सकरंड है, नवाबशाह है, इनके टेम्परेचर 45+ रहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपना अपने आप को ठंडा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन से एक्सट्रैक्ट आउट करना शुरू कर देंगे। अगर उनको पानी नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि आपके जो क्रॉप्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। दे विल गो अंडर द वाटर स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस प्रैक्टिकली। तो ड्राउट का जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास ज्यादा बन जाता है, क्योंकि हमारे पास रेनफॉल जो है वो कम है, ठीक है। और सनलाइट भी तो देखे ना ब्राइट ही रहती है। कितने दिन है सिर्फ साल के, अगर आप जो है वो कैलकुलेट करें, आप सब इस मुल्क में रहते हैं, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली कि हमारे पास ये जो मानसून का पीरियड है इसमें भी ये होता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो है वो क्लाउडी वेदर होता है, उसमें थोड़ा मौसम ठंडा रहता है अल्टरनेट अनलेस उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो हमारा जो ईयर है वो ऐसे ही गुजरता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि वही क्रॉप्स, ठीक है, वही जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनको अगर आप किसी दूसरे एनवायरमेंटल रीजन्स के साथ कंपेयर करें तो उनकी हमारे से जो है हमारी जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स है उनके मुकाबले में कम ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड होता है या थोड़ा कोल्ड होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोल्डर रीजन्स और माइल्डली क्लाइमेटिक रीजन्स। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन सारे मसले मसाइलों को, पानी भी नहीं है, रेनफॉल भी नहीं हो रहा, गर्मी ज्यादा है, सनलाइट जो है वो ब्राइट एंड शाइनी होती है, अब इन सारे मसलों को अगर हम सर पे लेके बैठ जाएंगे तो हम एग्रीकल्चर को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एग्रीकल्चर वाया दिस, ठीक है। तो अगर हमें एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है और अच्छे तरीके से करना है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है कि अपने प्लांट्स को या अपने क्रॉप स्पीशीज को एडिक्वेट जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है बाय एनी मीन। हम जिस मीन से कर सकते हैं, जिस वे से कर सकते हैं, हमें उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर इन पाकिस्तान। आपकी जो मोर देन 70% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ठीक है। सिर्फ पिछले साल फ्लड आया था तो हमने जो है वो प्याज 200 रुपए किलो ली थी और टमाटर जो है वो 150 रुपए किलो लिया था। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जब आपके पास अपनी कल्टीवेशन नहीं होगी, आप जब सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे किसी भी चीज के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे? लास्ट ईयर जब फ्लड्स आए थे तो हमारी ज्यादातर जो है वो लैंड्स जो है वो अंडर वाटर थी, पानी नहीं निकाल पाए थे हम। तो उससे फिर नुकसान क्या हुआ कि हम बीट को जो है वो टाइमली उसकी जो सोइंग है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सिंध की मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उससे नुकसान क्या हुआ कि हमारा जो इस साल जो है, जो लास्ट ईयर जो हमारे पास टोटल वीट की प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। यही वजह है कि ये आटा एकदम से जो है वो जो है ना वो 60 रुपए किलो वाला जो है वो आके अब 120 रुपए पे हो गया है, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग द वीट। हमने वीट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, वी आर द साइंटिस्ट। हम साइंटिस्ट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। हम ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए हमें। मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा
कि वी शुड नॉट फॉलो द लैम एक्सक्यूजेस कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उनकी गवर्नमेंट में ये हो गया, नो। हाँ, ओके। सो हमें ये चीजें नहीं देखनी, वी विल फॉलो द डेटा। ठीक है, तो डेटा यही कहता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल, एक तो सक्सेसफुल का मतलब है कामयाब, अगर आपने एग्रीकल्चर करना है, सॉरी 1 मिनट प्लीज, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, या हमें जो है वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे मायार का करना है या अच्छे तरीके से करना है, तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पे क्रॉप्स को एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इंश्योर करनी पड़ेगी। हमें हर हाल में जो है वो उन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करते हुए हमें क्रॉप्स को पानी देना पड़ेगा। ये देना नहीं पड़ेगा, ये हम दे रहे हैं। ठीक है, जिस फिर हम इस लेक्चर में आपको ये सब पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो हमारे फोर फादर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये एक जो है वो प्लान बनाया कि भाई देखे, अब बारिश तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, टेम्परेचर अल्लाह के हाथ में है, सनलाइट को अब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वेदर जैसा भी है हमें सर्वाइव करना है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने फिर आर्टिफिशियल जो है वो वाटर सप्लाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान के पास है। ठीक है, जिसमें इरिगेशन वाला जो पानी है वो सबसे ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जाता है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। पाकिस्तानियों ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, पाकिस्तानियों ने इसका सलूशन ये निकाला कि हमने जो है वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब कैनाल क्या है, ठीक है, देखें, एक होता है रिवर, दूसरा होता है कैनाल। ठीक है, तो रिवर जो है वो टूटती है, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू वेरियस कैनाल्स। ठीक है, हर जगह पर आपका दरिया नहीं जा सकता, फिर आपके जहाँ जहाँ से दरिया नहीं जाता वहां से हम क्या करते हैं, फिर केनाल निकालते हैं, फिर केनाल से फिर आगे जाके जो है वो आपके वाटर कोर्सेस निकलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, और आपने नहीं पढ़े हैं कि भाई बैराजेस कितनी है, कैनाल्स कितने हैं, वाटर कोर्सेज कितने हैं, कौन सी जो है वो रिवर कहाँ पर पाई जाती है, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन सा जो है वो इस साइड को निकलता है, कौन सा किस साइड को निकलता है। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का पांचवा और तरक्की याफ्ता मुल्कों में तीसरा जो है वो मुल्क है, जिसके पास एक बहुत बड़ा एरीगेटेड एरिया है। ठीक है, देखें, दिस इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना बड़ा एरीगेटेड एरिया है, यानी कि पाकिस्तान का पांचवा रैंक है दुनिया के अंदर। और अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें तो उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, सो पाकिस्तान रैंक्स फिफ्थ इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना बड़ा जो है वो इरिगेटेड एरिया है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों के नज़र में अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो नजर आता है, जिसके पास एक वास्ट अमाउंट में या एक वास्ट जो है वो लेंथ के अंदर जो है वो एरिगेटेड एरिया जो है वो मौजूद है। सो दिस इज द पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज में भी हेल्प आउट कर सकता है इफ पॉसिबल, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब ये है कि इसीलिए पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसको हम जनरली कहते हैं एरीगेटेड एग्रीकल्चर। दो टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं, एक रेनफेड होता है और दूसरा होता है एरीगेटेड। ठीक है, अब क्या है कि देखें, एरीगेटेड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मोर देन 80% जो एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है एग्री सॉरी पाकिस्तान के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ एरीगेशन होता है। रेनफेड का मतलब ये है कि आपने बीज लगाया, छोड़ दिया, अब आपने उसको कोई पानी नहीं देना, बारिश हुई तो वो क्रॉप होगी, नहीं हुई तो अल्लाह अल्लाह खैर सब। ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चर को हम कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, जहां पर हम वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स के लिए टोटली डिपेंडेंट हो ऑन द रेनफॉल। ठीक है,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पहली स्लाइड से यही बात हो रही है कि हमारे पास बारिशें बहुत कम होती हैं और हम एरिगेशन पर ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर सस्टेनिंग अवर क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एरीगेटेड एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन में आता है, जहां पर ये देखा गया है कि 18 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है, आउट ऑफ 22.4 मिलियन हेक्टर्स। अब अगर आपको ये याद है मेरा पिछला लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टोटल कल्टीवेबल एरिया है वो कितना है, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास जो है वो ये है। तो 18 मिलियन हेक्टर्स जो है वो आउट ऑफ 22 जो है वो हम एरीगेटेड जो है वो एग्रीकल्चर पे करते हैं। ये जो डेटा है ये मेरे पास थोड़ा पुराना है, ठीक है। वो पुराना इसी वजह से है कि आई वॉज लुकिंग फॉर वेरी जो है ना वो लेटेस्ट थिंग्स, पर मुझे नहीं मिल पाया। तो ये इससे बदतर हुई होगी सिचुएशन। आई एम 110% श्योर कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहरी पानी तो बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, पिछले साल बढ़ा होगा, फ्लड आया है, इस साल थोड़ा ज्यादा होगा, अगले साल फिर कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है वो अगर किसी को इनमें थोड़ी सी भी अगर जो है ना वो इफ्स एंड बट्स हो, तो आई एग्री विथ इट। ये जो है वो मुझे जहाँ से मिला है, आई 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 हैव द रेफरेंसेस फॉर दिस आल्सो। लेकिन ये है कि दिस इज नॉट 110% न्यू। लेकिन ये एक आपको एक आइडिया देना था कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर हो कैसे रहा है, हाउ इज द एग्रीकल्चर सेक्टर वर्किंग इन पाकिस्तान। तो अब इसको जो है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को हम इसी वजह से कहते हैं कि भाई ये एरीगेटेड है, ठीक है। एरीगेटेड का मतलब ये है कि ये आर्टिफिशियल इरिगेशन पर डिपेंडेंट है, जहाँ पर मोर देन 80% जो हमारी लैंड्स हैं वो जो है वो इसके जो है वो जरिए जो है ना वो कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। अब ये है कि भाई चलो हम एक बात कर दी कि हमने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम बना दिया, इरिगेशन बना दिया, लेकिन अभी भी हम लोग एक बहुत बड़ा अलमिया फेस करते हैं अपने मुल्क के अंदर। वो है वाटर स्कैर्सिटी या फिर वाटर शॉर्टेज, ठीक है। भरी पड़ी हैं आपकी अखबारें, भरे पड़े हैं आपके टीवी चैनल्स, भरे पड़े हैं आपके जो है ना वो सोशल मीडिया हैंडल्स। आपको हर जगह पर यही बात सुनने को मिलेगी कि भाई पानी नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमारी फसलें सूख रही हैं, हमारी जमीनें खराब हो गई हैं, हम तबाह बर्बाद हो गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर प्रॉब्लम क्या है? एक दफा तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने इस मसले का हल जो है वो यही सोचा था कि हम एक एक्सटेंसिव या इतना लंबा जो है वो कैनाल या इरिगेशन सिस्टम बना देंगे, वो हमने बना दिया। अब फिर भी जब इतना बड़ा सिस्टम आपके पास मौजूद है, तो उसके बाद भी आपके पास क्रॉप्स को डिफिकल्टीज क्यों होती हैं? जनरली ये जो वाटर स्कैर्सिटी है या ये वाटर शॉर्टेज है, ये उस फेज में पाई जाती है जहां पर आपके जो क्रॉप्स हैं वो पीक पर हो, ठीक है। तो जब आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा एक्सटेंसिव एरीगेशन सिस्टम भी है, अब ये क्यों नहीं है वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। डोंट 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 बी हरी, डोंट बी ए रश। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझने की भी जरूरत है और सीखने की भी जरूरत है कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो हम एक तरफ ये कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा हमने एक्सटेंसिव एरीगेशन सिस्टम भी बना दिया, उसके बाद भी हम आज तक, इतनी दुनिया जाके चांद पे पहुंची, आज तक हम जो है वो इसी बात पर अटके हुए हैं कि भाई हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो उसकी ये वजह है, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट में जो है वो 1 मिनट रह गया है, आप लोग भले जो है वो पानी वानी पी लें। वी विल स्टार्ट, प्लीज ज्वाइन क्विकली।